Hello everyone, welcome back to my channel Biological Domain. As we know that there are so many exams yet to happen like DSSB, REET, UPTET and NEET. So I am going to make a special question series which will helpful in all exams. We will do maximum to maximum question related to each chapter of biology from lower to higher. It will cover all the syllabus of biology. Hope you will like. So first of all we have to start from the basic of biology, that is cell biology. And cell biology is what? The study of cell. Means it will cover all the structure of cell, how cell is divided to form, means cell division also. So cell is the structural and functional unit of life we know, and cell is the basic unit of life we also know. So start with the question. So first we start with the question is, first question is, which one of the following is not a constituent of cell membrane? First cholesterol, second glycolipids, third proline and fourth is phospholipids. So पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है? कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोलीन या फॉस्फोलिपिड्स? तो हम लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. सो आप देखिए, ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जिसमें वो उसका जो 3 पार्ट है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स. और इसमें एक और ऑप्शन है प्रोलीन. प्रोलीन एक अमीनो एसिड है जो कि प्लांट में देखने को मिलता है. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सो इट विल बी प्रोलीन. सेकेंड क्वेश्चन इज an outer covering membrane is absent over nucleolus, mitochondrion, lysosome और प्लास्टिड. सो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है? हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है. तो किस में मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब उसका आउटर कवरिंग नहीं होगा? न्यूक्लियोलस में, माइटोकॉन्ड्रियन, लाइसोसोम या प्लास्टिड. तो ये आंसर आपका होगा न्यूक्लियोलस. जैसे ये आपका सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो डीप एंड स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं. तो वहाँ पे आउटर कवरिंग एब्सेंट है, देयर इज नो कवरिंग. डिस्कवर्ड बाय फोंटाना. न्यूक्लियोलस का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया? फोंटाना. टर्म्ड एज न्यूक्लियोलस. डिस्कवरी फोंटाना जरूर किए हैं, लेकिन न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है. वो नाम कौन दिए हैं? तो बॉमन. बॉमन है उसका नाम दिए हैं न्यूक्लियोलस और फोंटाना उसको डिस्कवर्ड किए हैं. इसका फंक्शन क्या है? तो सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ आरएनए. यहाँ पे आरएनए स्टोर होता है. सो आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर nucleolus, mitochondrion, lysosomes and plastids all are membrane bond structure. यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, लाइक दैट. राइबोसोम वर डिस्कवर्ड बाय. राइबोसोम को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? गोल्जी, पॉटर, डी रॉबर्टिस या पैलेड. तो राइबोसोम्स जैसा आप सेल में देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है. इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर. इसमें आप देखिएगा ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. यहाँ पे जो ऊपर में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को राइबोसोम बोलते हैं, जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल. नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स है राइबोसोम में, कोई मेम्ब्रेन नहीं है. like nucleolus associated with endoplasmic reticular membrane. ओके, सो यहाँ क्वेश्चन था आपका किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? पैलेट के द्वारा. तो ऑप्शन विल बी डी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4. हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट ऑफ एसिटाबुलारिया इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग. हैमरलिंग एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एसिटाबुलारिया पे किया गया. उसमें किस चीज़ का एक्सचेंजिंग होता है? साइटोप्लाज्म,
न्यूक्लियस, राइजोइड एंड स्टॉक या गेमीट्स। तो इसको हम लोग देखते हैं। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, ये जो हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट्स है उसको जर्मन बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था, जो कि हैमरलिंग है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था सिंगल सेल ग्रीन एल्गा, जिसका नाम है एसिटाबुलारिया। ये सिंगल सेल ग्रीन एल्गा है। सो डैट द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यही बताए थे कि जो सेल में न्यूक्लियस होता है वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट किए थे। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है वही हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे, ये एसिटाबुलारिया का एक प्लांट है, मतलब ग्रीन एल्गा है। उसमें क्या है, पहला पार्ट आपका ये ऊपर वाला कैप है, ये वाला पार्ट मिडिल स्टॉक है, और ये जो फूट वाला पार्ट है इसको राइजोइड बोलते हैं, जहाँ की न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी कहीं जगह नहीं पाया जाता। तो अगर इसके कैप को रिमूव कर दिया जाए, ऊपर वाले पार्ट को, लाइक दैट, तो यहाँ पे न्यू कैप रीजनरेट होकर बन जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट 2 में उन्होंने क्या किया, ये न्यूक्लियस वाले पार्ट को ही हटा दिया, मतलब फूड को रिमूव कर दिया। तो नो फूड रीजनरेशन, तो वहाँ पे कोई फूड का रीजनरेशन नहीं हुआ, वो जिस तरह था उस तरह हुआ। तो यहाँ रीजनरेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एसिटाबुलारिया इन्वॉल्व्ड एक्सचेंजिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एक्सचेंज होता है वो पार्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन एंड लिपिड, सी प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, या डी प्रोटीन सम न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो आपको हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखे, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेट्स ऑफ। पॉलीराइबोसोम्स है किसका बना हुआ, राइबोसोम्स और आरआरएनए, बी ओनली आरआरएनए, सी पैरोक्सीसोम्स, डी सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो पहले हम लोग पॉलीराइबोसोम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका है पॉलीराइबोसोम्स का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, राइबोसोम्स के यूनिट्स आपस में जुड़े हैं, किससे, एमआरएनए से। तो देयर आर सो मेनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड विथ एमआरएनए which make 2 protein. So the answer would be several ribosomes held together by string of mRNA. ऐसे भी पोली का मतलब होता है मेनी, और राइबोसोम्स मीन्स राइबोसोम, पोली मीन्स मेनी राइबोसोम्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7, ऑर्गेनेल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजिनेट थ्रू। ऑर्गेनेल्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, बाय क्रोमेटोग्राफी, या एक्सरे डिफ्रैक्शन, या सी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, या डी ऑटो रेडियोग्राफी। तो हम लोग को चारों ऑप्शन को क्लियरली देखना होगा कि हर एक पार्ट का क्या क्या काम है। तो देखिए, इसका आपका आंसर होगा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑर्गेनेल्स को सेपरेट किया जाता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से। लेकिन क्रोमेटोग्राफी का क्या यूज है, तो ये प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि कलर्ड कंपाउंड्स को सेपरेट करता है। जैसे प्लांट्स में ज़्यादा कलर आपको कौन सा पार्ट दिखता है, ग्रीन। लेकिन इस मेथड में क्या किया जाता है कि उसको अल्कोहल में डाल के कुछ देर रखा जाता है, फिर उसके बाद उसको देखा जाता है कि उसका जो और सारा पार्ट है ग्रीन के अलावा, येलो, रेड, वो भी आपको दिखने लगेगा। तो कलर्ड कंपाउंड को सेपरेट करने का काम क्रोमेटो। ऐसे भी क्रोमेट का मतलब होता है कलर। नेक्स्ट आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन किस में यूज होता है, क्रिस्टल को अलग करने के लिए। ऑटो रेडियोग्राफी यूज फॉर, तो ऑटो रेडियोग्राफी का यूज बहुत जगह होता है, जैसे काइनेटिक्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन सेल, या आपको कार्बन का पाथ पता करना है कैल्विन साइकिल में उस समय, या CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
ये आपका है ऑटो रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोप्रोटीन्स। सो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म, कहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है? तो आप बताइए। तो न्यूक्लियोप्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है, बनता है, वो साइटोप्लाज्म में। वो कैसे? सो लेट्स सी। जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो कंजुगेटेड प्रोटीन है जो कि सिंथेसाइज होता है साइटोप्लाज्म में। ये दो तरह का होता है, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अब वो कैसे? तो न्यूक्लियोप्रोटीन का दो पार्ट होता है, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है, एक न्यूक्लिक एसिड पार्ट होता है। तो प्रोटीन पार्ट में आपका प्रोटामाइन और हिस्टोन जो कि डीएनए का पार्ट है, और न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है, जिसको डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोला गया और राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बोला गया, जो कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन में। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये सिंथेसाइज बनता कहाँ है? तो साइटोप्लाज्म में बनता है। 8 क्वेश्चन हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है अब, एसिटाबुलारिया यूज्ड इन हैमरलिंग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोगों ने एसिटाबुलारिया के बारे में पढ़ा था, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? यूनिसेलुलर फंगस है, या मल्टीसेलुलर फंगस है, या यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन एल्गा है, कि यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट ग्रीन एल्गा है? तो ये यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस है इसमें, और ये ग्रीन एल्गा है। हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर भी देखा। और इसका कौन सा एक्सपेरिमेंट था? हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट था। 10 क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका आप स्ट्रक्चर देखिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1970 में दिया गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहने का मतलब क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 चीज़ से बना है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है? वो फ्लूइड की तरह, सेमी फ्लूइड की तरह। मेम्ब्रेन इज नॉट अ सॉलिड, इट इज लाइक अ फ्लूइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इस मॉडल में क्या देखा गया कि इस तरह का मॉडल है, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन, तो आपका ये है सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन को जब माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो इस तरह से ये अरेंज होते हैं। कैसे? तो ये आपका पोर्शन है फॉस्फोलिपिड लेयर का, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, और यहाँ पे 2 होते हैं। एक ये अंदर की ओर जो होता है इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, और जो बाहर की ओर होता है उसको हाइड्रोफिलिक। तो बाहर होगा तो पोलर, अंदर होगा तो नॉन पोलर। और अंदर वाला जो पार्ट है वो वाटर रिपेलिंग है, वाटर को रिपेल करता है, बाहर की ओर फेंकता है। और बाहर वाला जो पार्ट है वो वाटर लविंग है। फिलिक का मतलब लव और फोबिक का मतलब डर। तो ये जो पोलर वाला पार्ट है वो वाटर लविंग है, और अंदर वाला जो पार्ट है वो वाटर रिपेलिंग है। तो यही मॉडल दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है आपको? अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड ओलिगोसैकेराइड, नहीं। फॉस्फोलिपिड एंड हेमिसेलुलोज, नहीं। फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन, नहीं। फॉस्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, 2 तरह के प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है, विच वन इज एपरेटो रेटिकुलर इंटर्नो। ये एक वर्ड है, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। एपरेटो रेटिकुलर इंटर्नो गोल्जी एपरेटस है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या माइक्रोफिलामेंट है, या माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑल आर सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन एपरेटो रेटिकुलर इंटर्नो किसको बोला गया है? इट इज गोल्जी एपरेटस। हाउ? ये वर्ड जो है गोल्जी एपरेटस किसके द्वारा दिया गया था? कैमिलियो गोल्गी, इसी पे नाम पड़ा इसका, गोल्गी एपरेटस। ये भी नर्व सेल में ये खोजे थे, ये भी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद पूछा जा सके। और इसका मतलब होता है इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस। वो कैसे? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे ईआर है, और ये जो है बंडल वो गोल्गी एपरेटस कहलाता है।
वो इस तरह से दिखता है कि वो इंटरनल रेटिकुलेट है, इसलिए इसका नाम ये दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेल वाल। सो दो तरह के चीज होते हैं, एक सेल वाल और एक सेल मेम्ब्रेन। सेल वाल प्लांट में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल में पाया जाता है, ये हम लोग जानते ही हैं। तो सेल वाल जो है कंप्लीट परमिएबिलिटी दिखाता है, मतलब पूरी तरह से परमिएबल है, हर चीज को आने जाने देगा। और सेमी परमिएबल मतलब कुछ को आने देगा कुछ को नहीं आने देगा। ये नॉन लिविंग होता है और ये लिविंग होता है। तो यहाँ क्या दिखाएगा, ये कंप्लीट परमिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑक्सीसोम और F0F1 particles occur on thylakoid, mitochondrial surface, inner mitochondrial membrane या chloroplast surface. First of all, oxysomes are the part of mitochondria. So first of all, we have to see what is the structure of mitochondria. That is the structure of mitochondria. They are double membrane, we know. That is outer membrane, inner membrane, and inner membrane there is a folding like structure which is known as cristae, and there are matrix present in inner membrane, and there are also ribosome because they make own protein, they have own DNA, and this red dot represent oxysomes, and we will magnify this dot, it look like that. Means upper part is F0 and lower part is F1. So it is also known as F0, F1 particles. So what the question is, oxysomes or F0, F1 particles occur on inner mitochondrial membrane. That's good. 14 question. Fluid mosaic model of cell membrane was put forward by, we have read it, Singer and Nicholson. 14 is done. Next question. Question 15. What the question is? Addition of new cell wall particles amongst the existing ones. मतलब नए सेल वाल का पुराने में एडिशन होना क्या कहलाएगा? डिपोजिशन, एपोजिशन, इंटरसेप्शन या एग्रीगेशन। अगर आप लोग इसका मतलब नहीं जानेंगे तो आप लोग तो डिपोजिशन एग्रीगेशन बोल सकते हैं कि डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन वो होता नहीं है। इसका आंसर होगा एपोजिशन। एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल पार्टिकल अमंग द एग्जिस्टिंग वन इज एपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है कि नया सेल वॉल नहीं बनता, वो सेल वॉल का विड्थ बढ़ता है, उसका चौड़ाई बढ़ता है प्राइमरी सेल वॉल का, और इसमें क्या होता है सेकेंडरी सेल वॉल ऐड होता है। ये हो गया आपका। अब 16 क्वेश्चन क्या है, ऑल प्लास्टिड्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन, सारे प्लास्टिड में सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, क्यों? दे स्टोर स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन, दे गेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन टाइप ऑफ अनदर, या दे परफॉर्म सेम फंक्शन, या दे बी प्रेजेंट टुगेदर। इसका आंसर क्या होगा? प्लास्टिड्स, which are the characteristics of plant cell। और तो तीन तरह के प्लास्टिड्स हम लोग जानते हैं, जैसे देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोफोर ग्रीन, क्रोमोफोर कलर्ड एंड ल्यूकोफोर कलरलेस। सो प्लास्टिड, इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे टोमेटो पहले ग्रीन है फिर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट पे जाना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, मतलब ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन, ये क्या हो रहा है? एक ट्रांसफर कर रहा है, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। 17 क्वेश्चन क्या है आपका, राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और फैट सिंथेसिस। राइबोसोम्स अभी हम लोग पढ़े फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स हो गया। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू ट्री, डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंग्विश अमंगस्ट ऑर्गेनेल्स या मैग्नीफाइंग इमेज। तो रिजोल्यूशन पावर जो होता है वो दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स
के बीच डिस्टिंग्विश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 90। मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विथ। इसके लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप जानना होगा कि वो करता क्या है। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर या फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव या फोकल लेंथ ऑफ आई पीस या ट्यूब लेंथ, तो ये सारा चीज करता है बी सी डी, बट इट नॉट डू न्यूमेरिकल अपर्चर। 20 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज अ हाई रिजोल्यूशन पावर, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस या वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम या लो वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स या हाई न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ग्लास लेंस यूज्ड। तो क्या होगा इसका आंसर? वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। 20 is done. Next to 21. What the question is? According to widely accepted fluid mosaic model, cell membranes are semi-fluid. We have discussed where lipids and integral proteins can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is incorrect? Not correct, incorrect. So we know that is fluid mosaic model is given by Singer and Nicholson, and it gives the theory that it is semi fluid. जहाँ पे क्या होगा, सेमी फ्लूइड है, जहाँ लिपिड्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है डिफ्यूज करेगा रैंडमली। तो इसमें कौन सा गलत है? प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाइलेयर, हाँ इट इज राइट। प्रोटीन कैन अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड बाइलेयर, नो फ्लिप मूवमेंट नहीं दिखाता ये। प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद सर्टेन डोमेन ऑफ मेम्ब्रेन, राइट। मेनी प्रोटीन रिमेन कम्प्लीटली एम्बेडेड विद द लिपिड बाइलेयर, ये भी सही है आपका। तो 21 का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट आपका है 22। प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल अकर्स, कहाँ होगा? Only on the ribosome present in cytosol. B here only on ribosome attached to the nuclear envelope and endoplasmic reticulum. Yeah, on ribosome present in the nucleolus as well as on cytoplasm. Yeah, on ribosome present in the cytoplasm as well as in mitochondria. तो क्या होगा आंसर इसका? प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि राइबोसोम का काम है। तो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होगा और कहाँ वो सिंथेसाइज करेगा? तो राइबोसोम तो आपका साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, ईआर के रूप में, ईआर में, वो भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना राइबोसोम है, तो ये दोनों जगह होगा। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन है 23। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में है वो किस में लोकेटेड होता है? इसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का। ये इस तरह का दिखता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसमें ये बंडल जैसा एक के ऊपर लगा हुआ है। और पहला पार्ट जो है, या सिंगल पार्ट जिसको कहेंगे, वो ग्रेनम है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन तो सही है। और ये पूरे जो इस तरह से बंडल है उसको थाइलाकॉइड बोलेंगे। इसके बीच में जो स्पेस है उसको ल्यूमेन बोलेंगे। और ये जो इसके दोनों के बीच में जो जगह है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन ग्रेना में होता है क्लोरोफिल। राइबोसोम्स नेक्स्ट है 24। राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडी। राइबोसोम्स बनता कहाँ है? ये तो पता है कि राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, लेकिन राइबोसोम कहाँ बनेगा, कहाँ पे वो एम्बेड होगा, कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा आपका न्यूक्लियोलस में। ये आप देखिए राइबोसोम का स्ट्रक्चर, इसका 2 यूनिट होता है, लार्जर और स्मॉलर। ये स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है। ये टीआरएनए है, मतलब ट्रांसफर आरएनए है।
और ये mRNA से जुड़ा हुआ है, हम लोग पॉलीराइबोसोम में भी देखे थे, और ये अमीनो एसिड फॉर्म कर रहा है, फिर वो प्रोटीन बनाएगा। दैट्स ऑल। तो ये क्या था क्वेश्चन, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियोलस। 23, 24 is done, 25. A student wishes to study the cell structure. एक स्टूडेंट है, वो सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाह रहा है लाइट माइक्रोस्कोप से, जिसका आईपीस कितना है 10x का और ऑब्जेक्टिव कितना है 45x का। He should eliminate the object by which one of the following colors of light so as to get the best possible resolution. So कौन सा कलर से वो इल्यूमिनेट करेगा ऑब्जेक्ट को, ब्लू से, ग्रीन से, येलो से या रेड से? तो ये ब्लू से करेगा क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ कम होता है। 26 क्या है आपका क्वेश्चन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज अ कंसिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ इज लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है मतलब ये न्यूक्लियस के बाहर होगा। तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होगा वो कहाँ होगा बताइए? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि वहाँ पे DNA उसका प्रेजेंट है, वही जीन है। दैट इज दिस। सुटेबल आंसर इज A for 26। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 है, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। अभी हम लोगों ने देखा क्लोरोफिल का जो पार्ट था वो ग्रैना में था, और ग्रैना का पूरा जो बंडल होगा उसको थाइलाकॉइड कहेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? थाइलाकॉइड। और क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। 28 क्या है, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर। दोनों के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, उसमें भी क्या फ्लैजिला का डिफरेंस। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन का क्या होगा आंसर? तो ये होगा माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, इससे ये डिफर करता है। कैसे? तो यूकैरियोटिक में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होता है वो 9+2 में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 9+0 में होता है। यूकैरियोटिक में 9+2 में अरेंज होता है फ्लैजिला, और प्रोकैरियोटिक में 9+0 में। ये हो गया 28 हो गया। 29 क्या है, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपर लेयर इज नॉन पोलर। नहीं, अपर लेयर इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, नॉट हाइड्रोफोबिक होगा। अपर लेयर इज क्या था, हम लोगों ने ये देखा था, देखिए अपर लेयर था आपका हाइड्रोफिलिक और पोलर। यहाँ है पोलर होना चाहिए और हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफिलिक सही है, पोलर होना चाहिए। यहाँ पोलर सही है तो यहाँ हाइड्रोफिलिक गलत है, ये गलत हो गया। फॉस्फोलिपिड फॉर्म अ बाइमोलिकुलर लेयर इन मिडिल पार्ट, प्रोटीन है और मिडिल है, तो इसका क्या होगा आंसर? सी, फॉस्फोलिपिड फॉर्म अ बाइमोलिकुलर लेयर इन मिडिल पार्ट। 29 इज डन। नेक्स्ट टू 30, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन। माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ एब्सेंट है आपका? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट है, और ऐसे अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में देखा जाए तो ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। इसका काम क्या है? जैसे इस तरह का ये माइक्रोट्यूब्यूल दिखता है आपका, सेंट्रियोल जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, डुप्लीकेट होता है, उसी का एक पार्ट है माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये स्पिंडल बनाने में मदद करता है, जो सेल डिवीजन होता है उस समय मेटाफेज में आई थिंक बन जाता है आपका स्पिंडल फाइबर, तो जो कि क्रोमोसोम को पोल्स से जोड़ता है। तो इसका क्या होगा? हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, लाइसोसोम्स आर रिजर्वायर ऑफ। लाइसोसोम्स इज नोन एज सुसाइडल बैक ऑफ द सेल, वी नो। तो उसमें क्या होता है कि वो सुसाइडल बैक के जैसा काम करता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है उसमें।
हाइड्रोपिक इंजाइम नहीं, हाइड्रोलाइजिंग या हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, ये सुटेबल होगा आपका। बहुत सारे इंजाइम होते हैं, सल्फेटेज, प्रोटीएज, पेप्टिडेज, न्यूक्लियस, लाइक दैट। और 32 क्या है? द सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। ग्लाइकोसाइलेशन, जो प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन मतलब एडिंग होता है, तो कौन सेल ऑर्गेनेल करता है? राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी एस स्मूथ वाला, नॉट रफ ग्लाइकोसाइलेशन। नेक्स्ट आपका 33, द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एट राइबोसोम, ऑफ कोर्स। 33 is done. Next to 34, which of the following has single membrane? So we have to know all these option. So let's see. सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनेल्स का, वो कौन कौन है? वैक्यूल आपका है, लाइजोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, ईआर और स्फेरोसोम, ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन। बट व्हाट इज डबल मेम्ब्रेन? दैट इज न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड वेयर इज नॉट मेम्ब्रेन? बॉन्डलेस, मतलब मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, वो राइबोसोम्स है आपका, या न्यूक्लियोलस है, वहां भी नहीं है आपका। न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बट न्यूक्लियोलस इज मेम्ब्रेन बॉन्ड लेस। सो सिंगल मेम्ब्रेन आपको पूछा था तो स्पेरोसोम होगा। ये डबल है, ये डबल है, ये भी डबल है। हाँ 35 क्या है? सम ऑफ द एंजाइम्स विच आर एसोसिएटेड इन कन्वर्टिंग फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन। कौन सारे एंजाइम है जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है? वो कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ग्लायोक्सीजोम्स में। ग्लाइक्सीजोम्स एक माइक्रो बॉडी है। ये ग्लाइक्सीजोम जो है माइक्रो बॉडी है जो फंगाई में पाया जाता है या जर्मेटिंग ऑलसॉइड्स में पाया जाता है। डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, बोथ एनबी एंड न्यूक्लियोलस। डीएनए कहाँ होता है? तो डीएनए आपका न्यूक्लियस में होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ अमाउंट आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। 37 क्या है? द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज। यूकैरियोटिक जीनोम प्रोकैरियोटिक जीनोम से कैसे डिफर करता है बताइए? तो पहले जीनोम जानते हैं। तो जीनोम इज टोटल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कैरिड बाय ईच सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे हैप्लॉइड है तो N, डाइप्लॉइड है तो 2N, ट्राइप्लॉइड है तो 3A। ज़्यादातर हम लोगों को ये देखने को मिलता है। तो सबका अपना अपना होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होगा? उसका जेनेटिक मटेरियल जो है, मतलब उसका क्रोमोसोम कितना है। तो प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन से वो कनेक्ट नहीं होगा, साइटोप्लाज्म से कांटेक्ट में नहीं होगा। और यूकैरियोटिक में क्या होगा? लाइनियर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा और ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होगा जो न्यूक्लियोसोम यूनिट बनाता है। तो हाँ, तो इसमें क्या है? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से कैसे डिफर करता है? यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम। आपको दो सुटेबल आंसर है डी। इसमें ये या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। डीएनए सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड इन प्रोकैरियोट, ये भी सही है। हाँ, और रिपीटेटिव सीक्वेंस आर प्रेजेंट, ज़्यादा सुटेबल आपका डी ऑप्शन है। 37 इज डन। 38 जल्दी करते अब हम लोग। मैक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर, मसल कॉन्ट्रैक्शन, डीएनए रिकॉग्निशन। अभी माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हम लोगों ने देखा, जो कि आपका सेंट्रियोल का पार्ट था, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा था। फिर 39 है सेंट्रोमेयर इज अ पार्ट ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। हाउ? देखिए ये क्रोमोसोम है आपका, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है और बीच में जो ये दो क्रोमेटिड्स को जोड़ता है वो सेंट्रोमेयर कहलाता है। आपका सेंट्रोमेयर इसका पार्ट हुआ। नेक्स्ट है 40, द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग जानते हैं कि एटीपी इसमें भी बनता है और इसमें भी बनता है। तो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था इस थ्योरी में से? तो ये था केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी जो एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। आपका हो गया 40 क्वेश्चन हो गया। 41, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल टेक्स प्लेस
प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है आपको एनिमल सेल में? तो ये होगा साइटोप्लाज्म एज वेल इन माइटोकॉन्ड्रिया। लगता है एक क्वेश्चन और आया था इससे। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का पार्ट है जो कि साइटोप्लाज्म में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में वो भी होगा। जहाँ भी राइबोसोम है वहाँ होगा। 42 क्या है? जीन्स लोकेटेड ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसका क्या होगा? जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जीन लोकेटेड होता है वो क्या दिखाता है? मैटरनल इनहेरिटेंस या मेल पेरेंट इनहेरिटेंस या दोनों का, या नॉट इनहेरिटेड? तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस ज़्यादा दिखाता है इन कंपेरिजन टू मेल इनहेरिटेंस। और 43 लाइसोसोम्स हैव हाई कंटेंट ऑफ, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नो डाउट। 44 द फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या फंक्शन है? तो इसका पार्ट है, हाँ, रफ वाला आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है और स्मूथ वाला आपका क्या बनाता है? लिपिड बनाता है, जो कि ज़्यादातर लीवर सेल में पाया जाता है। 45 द प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला पोजेज, तो 9+2 तो यूकैरियोटिक का ये होगा नहीं। और क्या हो सकता है आपका? यूनिट मेम्ब्रेन, ये भी नहीं होगा। प्रोटीन मेम्ब्रेन नहीं। हेलिकली अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये होगा आपका 45 का। 46 क्या? द डेस्मोसोम्स आर कंसर्न विथ, डेस्मोसोम किससे कंसर्न है? साइटोलाइसिस, सेल डिवीजन, सेल एडहेरेंस या सेलुलर एक्सक्रीशन? तो डेस्मोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ सेल एडहेरेंस। नेक्स्ट 47 इनर मेम्ब्रेन कन्वोल्यूशन ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रियल आर नोन एज, माइटोकॉन्ड्रियल तो क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी आर साइट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। 49 ऑर्गेनेल्स हैविंग फ्लैटेन मेम्ब्रेन बॉन्ड सिस्टर्नी, यहाँ पे सिस्टी नहीं है, क्रिस्टी नहीं है, सिस्टर्नी है, तो ये गोल्जी अपरेटस से रिलेटेड है, आपको ये ध्यान रखना है। सेल ऑर्गेनेल्स हैविंग हाइड्रोलेज और डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर लाइसोजाइम्स। नेक्स्ट 51 ऑर्गेनेल्स और ऑर्गेनाइड इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्लाज्मिड। आज हम लोगों ने सेल बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन, इसी तरह के और क्वेश्चन देखें, ताकि अगर किसी एग्जाम में सेल बायोलॉजी से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग उसे छोड़े नहीं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और लाइक करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।